नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे उनमें से पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि रोमन समाज की जो विशेषता है कि रोमन समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। उसमें से फर्स्ट है सामाजिक संरचनाएं। इतिहासकार टेसिटस के अनुसार है कि रोमन साम्राज्य निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित था कि सेनेटर या अभिजात वर्ग, अश्वारोही जनता का सम्माननीय मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग तथा दास समाज के परवर्ती काल के सेनेटरों और अश्वारोही वर्ग एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान तथा किंतु कई तरीकों से ये विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली शक्तिशाली था। मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े हुए आम लोग सम्मिलित थे, किंतु इस वर्ग में अपेक्षाकृत क्या होता था कि अधिक समृद्ध सौदागर तथा किसान है वो सम्मिलित थे तथा मध्यम वर्ग से नीचे निम्न वर्गों का एक विशाल समूह था जिन्हें सामूहिक समूह या ह्यूमिलियोरिस अर्थ निम्न वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक सम्मिलित थे जिनमें बहुत से लोग हैं वो स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में नियोजित थे। नेक्स्ट आता है एकल परिवार। रोमन समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, परंतु दासों का परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यह अवधारणा थी। विवाह पद्धति क्या थी वहाँ पर कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का जो स्वरूप था वो ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी सहमति हस्ताक्षरित नहीं किया करती थी, परंतु अपने पैतृक परिवार में वह पूरे अधिकार बनाए रखती थी। स्त्री का दहेज वैवाहिक अवधि में उसके पति के पास चला जाता था, परंतु स्त्री अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालकिन बन जाती थी। इस प्रकार रोमन साम्राज्य की स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व का संचालन करने में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत सरल था, इसके लिए पत्नी के द्वारा केवल विवाह भंग करने के निश्चय की सूचना देना ही पर्याप्त था। पुरुष प्राय 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियां 16, 18 या 22, 23 की आयु में विवाह करती थी। विवाह प्राय परिवार द्वारा नियोजित किए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है स्त्रियों को प्रताड़ना। तो यहाँ पर होगा कि परिवारों में पुरुषों का बोलबाला था। यही कारण है कि स्त्रियों पर उनके पति प्राय हावी रहते थे और उनके साथ कठोर बर्ताव करते थे। प्रसिद्ध कैथोलिक बिशप
ऑगस्टीन ने लिखा है कि उनकी माता को उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी, जिनसे नगर में जिस नगर में वे बड़े हुए थे वहाँ की अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। इससे पता चलता है कि रोमन समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिता का अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण। रोमन समाज में पिता अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। वांछित बच्चों के मामले में पिता को उन्हें जीवित रखने अथवा मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि कभी कभी पिता अपने बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। यानी कभी कभी पिता है वो अपने बच्चों को मारने के लिए, ठंड होती है ना, बहुत कितनी भयंकर ठंड होती है, उसके अंदर छोड़ देते थे। नेक्स्ट आता है साक्षरता कि काम चलाओ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग थी। उदाहरण के लिए रोम के पोम्पई नगर में काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप से मौजूद थी। दूसरी ओर मिस्र में प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि वहाँ साक्षरता की दर काफ़ी कम थी। यहाँ भी साक्षरता का निश्चित रूप में कुछ भागों में या वर्गों में लोगों जैसे कि सैनिक अधिकारियों, संपदा प्रबंधकों आदि के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक थी। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि रोमन साम्राज्य समाज की विशेषताएं बतानी थी, वो बता दी। अब बात आती है रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना की। तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना है वो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि प्रवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां हैं। इतिहासकार टेसिटस के अनुसार बताया गया है कि प्रवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित थी कि फर्स्ट है सेनेटर की। तीसरी शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में सेनेट सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवार के थे और अश्वारोही या नाइट वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनता का सम्माननीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फुअर निम्न स्तर वर्ग अथवा कमीनकारू प्लेबस सोर्डिडा। ये लोग सर्कस तथा थिएटर तमाशे देखने के शौकीन थे। और पॉइंट नंबर 5 है दास। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख श्रेणियां। तो रोमन साम्राज्य की प्रमुख श्रेणियां क्या थी कि प्रवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां निम्नलिखित थी। फर्स्ट आता है अभिजात वर्ग। तो प्रवर्ती काल में सेनेटर और नाइट यानी अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी या पूर्वी मूल के थे। ये अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान तथा परंतु विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग की तुलना में कम शक्तिशाली था। नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े सामान्य लोग सम्मिलित थे। इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर तथा किसान भी शामिल थे। इन मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन निर्वाह सरकारी सेवा तथा राज्य पर निर्भरता द्वारा होता था। निम्नतर वर्ग में आता है कि मध्य वर्ग के नीचे निम्न वर्ग का एक विशाल समूह था जिसे सामूहिक वर्ग से निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग में निम्नलिखित वर्गों के लोग सम्मिलित थे। ग्रामीण फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रामीण श्रमिक। तो इसमें बहुत से इनमें है वो बहुत से जो लोग थे वो क्या थे कि अस्थायी रूप से जागीरों में काम करते थे। और पॉइंट सेकंड औद्योगिक और खनन प्रक्रिया के श्रमिक भी थे। और नेक्स्ट है प्रवासी जो कामगार थे। ये अनाज तथा जैतून की जो फसल होती थी उसकी कटाई और निर्माण उद्योग में अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वनियोजन शिल्पकार। ये लोग मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में अच्छा खाते पीते थे। नेक्स्ट आता है अस्थायी अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक। और नेक्स्ट आता है दास। ये विशेष रूप से संपूर्ण
पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है कि विश्व के इतिहास में रोमन साम्राज्य की क्या देन है। प्रकाश डालिए। तो विश्व इतिहास में रोमन साम्राज्य की देन को निम्नलिखित बिंदुओं से दर्शाया गया है। तो फर्स्ट है कि विस्तृत साम्राज्य की स्थापना का मार्ग दिखाना। तो रोमवासियों ने अनेक देशों को अपने जो अधीन करके साम्राज्य स्थापित किया था। और ये साम्राज्य बहुत विस्तृत था। क्या था? बहुत विस्तृत था। और इतना बड़ा साम्राज्य इससे पहले कोई जाति स्थापित नहीं कर सकी। और इस प्रकार उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करके संसार के अन्य लोगों को विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग दिखाया था। पॉइंट नंबर सेकंड है उत्तम प्रबंध। उत्तम प्रबंध क्या होता है कि विस्तृत रोमन साम्राज्य का कोई प्रबंध बड़े उत्तम ढंग से किया। और जहाँ अशांति और एवं अव्यवस्था नहीं थी, इस साम्राज्य में विभिन्न जातियों को एक सूत्र में पिरोया। पॉइंट 3 है धार्मिक सहिष्णुता। तो रोमन साम्राज्य में विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। रोमन साम्राज्य में विभिन्न जातियों तथा धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन इस आधार पर किसी भी नागरिक को तंग नहीं किया जाता था। पॉइंट नंबर 4 है सैनिकों और अनुशासन। सैनिक संगठन और अनुशासन। पॉइंट 4 है तो रोम ने अनेक सेनानायकों को जन्म दिया, जिन्होंने विशाल सेना रखी और उसका अच्छा प्रबंध किया। अतः विशाल सैनिक संगठन और अनुशासन रोम की ही देन है। पॉइंट 5 है कानून। आधुनिक विधान शास्त्र का उद्भव रोम ही से माना जाता है। कानूनों का एक संग्रह है जस्टिनियस ने सर्वप्रथम संसार के समक्ष रखा। आज भी यूरोप के अनेक देशों में कानून का आधार यही संग्रह है। पॉइंट नंबर 6 है ईसाई मत का विस्तार। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाकर उसे अपने सारे साम्राज्य का राज्य धर्म बना दिया। इसके बाद ईसाई धर्म का है वो बाद में तेजी से विस्तार हुआ था। भवन निर्माण कला में भी रोमनों की विश्व को बड़ी देन है। उन्होंने अपने अनेक मंदिर, स्नानगार, थिएटर, राजमहल आदि बनवाए। वे स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। लैटिन भाषा का विकास। लैटिन भाषा का रोमन साम्राज्य में अत्यधिक विकास हुआ था। अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी लोग मक्का के निवासी तथा पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। उनका विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में शुरू हुआ था। खुरासान में अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे। वे असीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन से इसीलिए असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें देने तथा विशेषाधिकार देने का जो वचन दिए थे वे पूरे नहीं किए थे। ईरानी लोग हैं वो उमैयद शासन से इसीलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने अरबों को तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था। और वे भी उमैयद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और 750 ईस्वी में अब्बासी ने उमैयद वंश के शासन को समाप्त कर सत्ता पर है वो अधिकार कर लिया था। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इसी को अब्बासी क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति से विश्व परिवर्तन के साथ साथ इस्लाम के राजनीतिक ढांचे तथा उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन हुए थे। तो आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम आगे की क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।